Hello student, you are welcome again in my YouTube channel. We were discussing about Napoleon and Napoleon Code, the Civil Code of 1804. हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सिविल कोड में कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण नेपोलियन के लोग हीरो मान रहे थे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया है कि इंक्रीज किया है टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और इसलिए बढ़ाया कि वो उसके पास पैसे की कमी हो गई तो वो सभी चीज़ों में टैक्स बढ़ाना शुरू किया। दूसरा है सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, ये इम्पोज किया गया सेंसरशिप क्या होता है? तो सेंसरशिप मीन्स ये होता है कि कोई भी खबर नेपोलियन के खिलाफ कोई भी न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो बिना परमिशन के वो नहीं दिखाया जा सकता है। मतलब न्यूज़पेपर, मीडिया ये सभी फ्रीली काम नहीं कर सकते थे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा गलती था वो क्या किया, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। उन्होंने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो घर में बैठे लोग हैं उनको जबरन पकड़ कर फ्रेंच आर्मी में डाला जाने लगा। इससे क्या हुआ, इससे नेपोलियन के प्रति जो लोगों का है गुस्सा जो है वो फूटना शुरू हुआ। नेक्स्ट हम लोग को देखना है मिड 18 सेंचुरी से 1750। अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, शासनकाल 1799 से 1815 का। लेकिन फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि 1750 से वहाँ सोसाइटी जो है, फ्रेंच में जो सोसाइटी है वो कैसा था। तो ये हम लोग को पढ़ना है 1750 टू 1815 सोसाइटी डिवीज़न। तो फर्स्ट में हम लोग को देखना है कि पहले क्या होता था कि 1750 में 1815 के पहले क्या होता था कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं होता था, कोई भी नेशन स्टेट नहीं होता था। अब नेशन स्टेट किसे कहते हैं? नेशन स्टेट वह होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो अपना कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो होता है नेशन कंट्री। ठीक है, लेकिन वही पहले जो होता था कोई भी नेशन स्टेट नहीं होता था। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा होता था कि कोई भी देश अपना एक स्वतंत्र देश नहीं होता था। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हेब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कहाँ का? ऑस्ट्रिया और हंगरी का। ठीक है, उस देश में फ्रेंच, इटालियन और जर्मन तीनों भाषा बोले जाते थे, जिस कारण से वो नेशन स्टेट नहीं था। तो वी विल डिस्कस अबाउट यूरोप सोसाइटी कैसा था यूरोप में। तो 3 स्टेट हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी जो है 3 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन पहले जो होता था वो 2 ही सोसाइटी हुआ करता था। कौन कौन सा? एक था एरिस्टोक्रेसी मतलब जो संपन्न लोग थे, जो कुलीन वर्ग था। तो इनके कौन वर्ग जो है एरिस्टोक्रेसी कहलाया। इसका क्या कौन कौन सा बातें हैं इस सोसाइटी के, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है लैंड ओनिंग क्लास, ये सभी जो थे वो अधिकतर लोग जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। दूसरा, ये सभी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। उस समय माना जाता था कि फ्रेंच जो है वो वीआईपी कल्चर, जो अपर सोसाइटी के लोग हैं वही बोल सकते हैं, तो इस तरह से वो फ्रेंच बोलते थे। उनका ग्रुप जो था वो स्मॉल ग्रुप था, बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं तो उनका ग्रुप छोटा था। और उसके बाद फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, ये सभी फैमिली जो है एक दूसरे से कनेक्ट थे वो मैरिज से। और 5th नंबर पॉइंट है यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनका जो जीवन था वो अलग था, वो सभी एरिस्टोक्रेसी के सभी एक था। और दूसरा जो वर्ग था सोसाइटी वो था पीजेंट्री मीन्स किसान वर्ग। और किसान वर्ग क्या था? 2 इसका विशेषता है, मेजोरिटी पॉपुलेशन, देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन में किसान वर्ग थे। और दूसरा था ये सभी क्या करते थे, एरिस्टोक्रेसी के लैंड में वो देखभाल करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है
उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। और इसी बीच एक और वर्ग सामने आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास। ठीक है, अब मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, टीचर्स, क्लर्क, ये सभी किस में आए, मिडिल क्लास में। ठीक है, और कब आए, तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तब। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के बाद एक नया वर्ग सामने आया जो कहलाए मिडिल क्लास, और ये सभी एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। तो इनके मन में विचार आया, आइडिया आया। किस चीज़ का, दो आइडिया आता है। फर्स्ट आता है नेशन यूनिटी का, और सेकेंड है लिबरल नेशनलिज्म। फर्स्ट है नेशन यूनिटी, मीन्स हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पे सभी लोग जिनका अलग अलग भाषा हो, अलग कल्चर हो, ये सभी अपने कल्चर को, अपने भाषा को शेयर करते हैं और सब साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो होता है नेशन यूनिटी। और लिबरल नेशनलिज्म को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, लिबरल नेशनलिज्म को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट समझना होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्रीडम टू इंडिविजुअल, मतलब हम खुद से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के बराबर, कानून के सामने सभी बराबर हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट विद अ पीपल एग्रीमेंट, सरकार जो चलेगी, सरकार बनेगी, वह भी कैसे, लोगों के एग्रीमेंट से, लोगों के सहमति से। जिस तरह भारत में हमारा शासन होता है, भारत में सरकार जिस तरह चलती है, लोग चुनते हैं तब वहाँ सरकार चलती है। एंड नेक्स्ट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल एंड क्रिटिकल प्रिविलेज। और इसमें क्या है कि जो एकाधिकार है, जो विशेषाधिकार है किसी वर्ग को जो मिला हुआ है, ये सभी खत्म हो गए, इनका ऐसा मानना था। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक संविधान होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, लिबरल नेशनलिज्म, जो आइडिया किसका था, मिडिल क्लास के लोगों का। ठीक है, तो वो एक अलग संविधान चाहते थे और ऐसा सरकार चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव हो और किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया हो। लेकिन इसमें दो मुख्यतः प्रॉब्लम आए जो नीचे हैं। क्या है कि ओनली मैन अबव 21 वाज अलाउड टू वोट, सिर्फ जिनका उम्र 21 से अधिक हो उसी को वोट का अधिकार मिल रहा था। लेकिन वही लोगों को, इसमें से भी वही लोग जिनके पास संपत्ति अधिक होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इसके लिए एक भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था, जो ये प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। ठीक है, जिसका नाम है जोल्वेरिन, और जो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, पर्सिया के द्वारा। और बाद में बहुत सारे जर्मन देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, पहला फ़ायदा ये हुआ कि एबोलाइज ट्रेड बैरियर, जो स्टेट टू स्टेट जाने में जो बैरियर होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, टैक्स ख़त्म हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी 30 to 2। और इसमें क्या होता था कि एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे करेंसी चलते थे, जिससे बहुत सारी परेशानियां होती थी। जो कितना था, 30 करेंसी होता था, लेकिन 30 से 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये थी अच्छी बातें। कस्टम यूनियन जो बना था जोल्वेरिन, उसका अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।